हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, अभी तक की कहानी में हमने बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया, बट सर ये हमने कंप्लीट किया स्लाइड से। तो आज का लेक्चर का जो मेन फोकस है वो ये है कि एक बार नोट से भी हम देख लेते हैं सारे पॉइंट्स कैसे हैं, ऐसे कोई पॉइंट जो कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। मोर ओवर मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप साथ साथ जो जो चीजें मैंने हाईलाइट की है आप वो भी हाईलाइट कर सकते हैं एंड साथ साथ नोट से भी आप पढ़ सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट। सो आप देख सकते हैं ये नोट्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ये नोट्स के स्टार्टिंग में, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आपको बता दो ये जो इंट्रोडक्शन है वो हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा था कि वो कि ये लॉ फोर्स में कब आया, ये लॉ प्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव है, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। यू कैन सी इंट्रोडक्शन के बाजू में ब्रैकेट में सी लिखा हुआ है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने पूरे लॉ को या सारे कंसेप्ट्स को कैटेगराइज किया है तीन पार्ट में, ए बी और सी। फर्क क्या है? ए याद रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बी इज इंपॉर्टेंट लेकिन ए जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड सी इज मोस्टली फॉर नॉलेज। होता क्या है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट हम जब डील कर रहे हैं हर वो कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैंने इसको कैटेगराइज किया सी बोल के। तो सी का मतलब ये हुआ कि एक बार आपको वो ऊपर से पढ़ना है, आपको मालूम होना चाहिए, बट आपको उसे याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। वैसे वर्षा, अगर ए है और बी दिया हुआ है उस कंसेप्ट में, तो इसका मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ए इज हाईली इंपॉर्टेंट। बी भी एग्जाम में आ सकता है बट वो ए से कम इंपॉर्टेंट है। तो ये इंट्रोडक्शन आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इफ यू मूव अहेड, फर्स्ट चैप्टर देखो लिखा हुआ है बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। जैसे पहले डेफिनेशन दी हुई है क्लास प्रॉमिस की। सी, प्रॉमिस को डिफाइन करता है सेक्शन 2B। एक बेस समझ लो, मैंने आपको ऑफर दिया था, अगर ऑफर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, आपने कुछ प्रॉमिस नहीं किया। बट अगर आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया तो वो आपके साइड से एक प्रॉमिस क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा अपने लेक्चर में जब मैंने अपने वाइफ को, ठीक है, मेरे वाइफ ने मुझे ऑफर दिया था क्या तुम मेरे लिए गोल्डन झुमके लाओगे, तो मैंने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। अगर मैं ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता तो कोई प्रॉमिस क्रिएट नहीं होता। क्योंकि मैंने ऑफर को एक्सेप्ट किया तो मेरे एंगल से एक प्रॉमिस क्रिएट हुआ कि हाँ मैं तेरे लिए गोल्डन झुमके लाऊंगा। सर बोलना क्या चाह रहे हो? प्रॉमिस तब क्रिएट होता है जब वो ऑफर को एक्सेप्ट करते हो। और अगर आपने ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट किया जिससे कॉन्ट्रैक्ट बना, तो यहाँ प्रॉमिस सिर्फ प्रॉमिस नहीं है, यहाँ प्रॉमिस बिकम्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो जनरली एग्रीमेंट में जब भी आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया तो एक एग्रीमेंट क्रिएट हुआ और दोनों पार्टीज के साइड से प्रॉमिस क्रिएट हुआ। वेयरएज अगर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉमिस क्रिएट नहीं हो रहा क्लास, यहाँ पर क्रिएट हो रहा है एक ऑब्लिगेशन, एक लीगल ऑब्लिगेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। सो प्रॉमिस का डेफिनेशन क्या है? अ ऑफर और अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल मतलब ऑफर, signifies his assent, signifies मतलब tells, signifies his assent, assent मतलब consent, मतलब उसने अपना consent दिया, the proposal is said to be accepted। Therefore, ठीक है, अगर आपको याद रखना, आपको याद क्या रखना है, ये नेक्स्ट सेंटेंस, a proposal that is a offer when accepted becomes a promise। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉमिस? ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। आप बोलोगे सर प्रॉमिस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो एग्रीमेंट भी है, ऑफ कोर्स वो एग्रीमेंट भी है, बट एग्रीमेंट से अल्टीमेटली क्या क्रिएट हो रहा है? प्रॉमिसेस। और कॉन्ट्रैक्ट से क्या क्रिएट हो रहा है? लीगल ऑब्लिगेशन। तो दोनों की डेफिनेशन सेम होंगी, अ प्रपोजल और ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। यू कैन से प्रॉमिस इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक ही बात है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट। सर यहाँ पे एग्रीमेंट की भी डेफिनेशन दी हुई है। अगर आपको याद होगा कुछ सेक्शंस और कुछ डेफिनेशंस हम अभी तक देख चुके हैं ऑलरेडी आपके स्लाइड्स के थ्रू। नंबर वन हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, ठीक है, सेक्शन 2H में हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर हमने साथ साथ दो और डेफिनेशंस देखे थे, अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट का डेफिनेशन, ठीक है, हमने देखा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, ठीक है, हमने देखा था वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, ठीक है। वैसे ही कुछ डेफिनेशन अभी हम और देख रहे हैं।
एक डेफिनेशन है एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट इज सेक्शन 2E, याद करना बहुत इजी है, सेक्शन 2E एग्रीमेंट, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, एग्रीमेंट सेक्शन 2E, तो एग्रीमेंट को डिफाइन करता है सेक्शन 2E, ये क्या बोलता है, एग्रीमेंट मींस एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वापस से, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जैसे मैंने आपको पूछा था क्या आप मेरे साथ फुटाला घूमने चलोगे, आपने हाँ बोल दिया, पॉइंट समझो, अगर आप हाँ नहीं बोलते तो प्रॉमिस क्रिएट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, बट अगर आपने हाँ बोल दिया मतलब, एक्सक्यूज मी सॉरी, अगर आपने हाँ बोल दिया तो एग्रीमेंट बन गया, ठीक है, यहाँ पे दो प्रोमिसेस क्रिएट हुए, मेरे साइड से प्रॉमिस क्रिएट हुआ कि मैं आपको फुटाला लेके चलूंगा, आपके साइड से प्रॉमिस क्रिएट हुआ कि आप मेरे साथ फुटाला चलोगे, इज इट क्लियर, तो यहाँ पे दो प्रॉमिस क्रिएट हुए, नॉर्मली एग्रीमेंट में दो प्रॉमिस क्रिएट होते हैं, नंबर वन, नंबर टू, पॉइंट समझो, आपका प्रॉमिस क्या था, मेरे साथ फुटाला चलना, वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, मेरा प्रॉमिस क्या था, आपको फुटाला लेके चलना, वो आपके लिए कंसिडरेशन है, तो किसी भी एग्रीमेंट में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हम पहले ही बात कर चुके हैं, दो प्रोमिसेस यानी दो ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं और दो कंसिडरेशन क्रिएट होते हैं, जैसे वो एग्जांपल जिसमें मैंने आपको अपना फोन बेचा था, ठीक है, वहां पे मेरे साइड से प्रॉमिस क्या था, फोन देना, आपके साइड से प्रॉमिस क्या था, पैसे देना, इज इट क्लियर, मुझे क्या मिलने वाला है, फोन, मतलब आपका प्रॉमिस, आपको क्या मिलने वाला है, सॉरी मुझे क्या मिल एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी, मुझे क्या मिलने वाला है, पैसा, जो आपका प्रॉमिस है, आपको क्या मिलने वाला है सर, हमें मिलने वाला है सर फोन, जो मेरा प्रॉमिस है, पॉइंट समझो, ठीक है, मेरा प्रॉमिस, आपका प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस है फोन देना जो आपके लिए कंसिडरेशन है, आपका प्रॉमिस है पैसा देना जो मेरे लिए कंसिडरेशन है, तो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इसका प्रॉमिस इसके लिए कंसिडरेशन, इसका प्रॉमिस हम इसके लिए कंसिडरेशन, नॉर्मली हर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रोमिसेस होते हैं और दो कंसिडरेशन होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है एग्रीमेंट का प्रॉमिस सिर्फ प्रॉमिस होता है, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं होता, इट इज ऑल्सो अ ऑब्लिगेशन, इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, एक्सक्यूज मी, सो इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है an agreement means every promise or set of promise forming consideration for each other is called as a agreement. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2H ने, जो हम पहली बात कर चुके हैं, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, thus कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स ऑब्लिगेशन, हमने अभी बात किया, नॉर्मल एग्रीमेंट में प्रॉमिस इज जस्ट अ प्रॉमिस, ये ऑब्लिगेशन नहीं है, कोर्ट में केस करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वेयर एज इफ सच प्रॉमिस is in a contract, तो contract also creates legal obligation, that means वहां पे वो promise नहीं है, it's a legal obligation, contract is equal to agreement plus enforceable by law. Now which one is a wider concept, a agreement or a contract, याद रखना क्लास, अगर मैं वाइडर कंसेप्ट की बात करूं तो एग्रीमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट देन कॉन्ट्रैक्ट, क्यों, बिकॉज एग्रीमेंट वो भी केसेस कवर करता है जो लॉ में एनफोर्सेबल है और वो भी केसेस कवर करता है जो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, याद है, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऐसे भी कुछ एग्रीमेंट्स है जो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, एग्रीमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट वेयरएज कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट, क्लास आज के लेक्चर में ये पॉइंट तो क्लियरली समझ लीजिए कि आज मैं कोई भी क्वेश्चंस डील नहीं करने वाला हूँ, कल अलग से हम एक लेक्चर लेंगे क्वेश्चंस डील करने में, ताकि मैं आपको उस लेक्चर में समझा सकूं कि किस किस टाइप के लॉ में क्वेश्चंस आते हैं एंड उसका आंसर कैसे लिखना है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स जो बचे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, कल के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप ये चार्ट ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है, याद रखना इस टाइप्स को तीन पार्ट में मैंने क्लासिफाई किया है, नंबर वन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो कैसे बनेगा, या ओरल रिटर्न बनेगा तो एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है, ओरल रिटर्न नहीं है, पार्टी के कंडक्ट से हुआ तो वो इम्प्लाइड हो जाएगा, एंड अगर इलेक्ट्रॉनिकली बना तो वो
ई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। Whereas on the basis of validity, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं सर, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, उसके लिए ठीक है कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हैं जो भी हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, हम पहले ही बात कर चुके क्लास, कॉन्ट्रैक्ट बनना अलग बात है और परफॉर्म होना अलग बात है। कॉन्ट्रैक्ट बनना अलग बात है और परफॉर्म होना अलग बात है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे अपने वो फोन वाला, जब मैं आपको फोन सेल कर रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट बना, इस कॉन्ट्रैक्ट में दो ऑब्लिगेशन है। आपके साइड से ऑब्लिगेशन है पैसा देना, मेरे साइड से ऑब्लिगेशन है फोन देना। अगर आपने, देखो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अगर आपने पैसा दे दिया, मैंने फोन दे दिया, यानी हम दोनों पार्टीज ने अपने अपने रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दी है, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। सो तीन स्टेप है। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट बनना, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना, और अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, हमने पहली बात किया है क्लास। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस करके बने, या तो ओरली या रिटन मैनर में। दिस आर एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, आइदर स्पोकन और रिटन, यानी ओरल और रिटन। नाउ आप देख सकते हो ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल आप देख रहे हो, दिस इज सिंबल ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कई जगह पे नोट्स में मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब ये एग्जांपल्स का रेलेवेंस क्या है, ये आपको समझना है। इस एग्जांपल का रेलेवेंस ये है कि नंबर 1, ये कंसेप्ट समझने में बहुत हेल्पफुल है। नंबर 2, एग्जाम में कई बार जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जांपल से आ जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स मैंने खुद ने कोट नहीं किए, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाले हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसपे क्वेश्चंस कोड कर सकते हैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। सर बोलना क्या चाह रहे हो कि आपको एग्जांपल्स सारे पढ़ने हैं और समझने हैं अच्छे से। एग्जांपल्स कैन बी यूजफुल इवन इन योर एग्जाम, अंडरस्टैंडिंग तो इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, हमने इम्प्लाइड की बात वही की थी कि हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो बना, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ बट पार्टी के कंडक्ट से हुआ, सर हम उसे बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। हमने पहली बात किया था टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वो है जो पार्टी के कंडक्ट से होता है। आपको याद होगा उसमें मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिए थे। नंबर 1 फर्स्ट एग्जांपल दिया था वो एप्पल खाने वाला एग्जांपल। नंबर 2 इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का मैंने एग्जांपल दिया था जिससे हम एटीएम से पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं। नंबर 3 हम बस बोट कर रहे हैं, वो एग्जांपल मैंने आपको कोट किया था। एंड ऑक्शन सेल वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ये सारे एग्जांपल्स इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के भी है और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के भी है। बट याद रखने वाली बात क्या है सर कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के मैं पहले बता चुका हूं 5 सेक्शन से जो हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं, वो 5 सेक्शंस को छोड़ के सारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। अभी मैं आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए टैसिट के हैं, एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जहां भी आपको लगता है कि सर यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, एक्सप्रेस नहीं हुआ, बट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और वो अगर वो 5 क्वाजी वाले केसेस में कवर नहीं होंगे, तो समझ जाना है कि वो क्या है, टैसिट है। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, टैसिट एंड क्वाजी। क्वाजी के 5 एग्जांपल्स है, वो 5 एग्जांपल्स को छोड़ दो तो जितने भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है सारे क्या हो जाएंगे, टैसिट। आगे बढ़ते हैं, देखो लिखा हुआ है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इन अदर वर्ड्स इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच देयर इज नो इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ आइदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बट लॉ इंपोजेस अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज। हमने क्या पढ़ा था, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो है व्हिच इज इंपोज्ड बाय लॉ। नेक्स्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर एंटर्ड इनटू बिटवीन पार्टीज वाया इंटरनेट। हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो इंटरनेट से बनता है, इलेक्ट्रॉनिकली बनता है, उसे हम बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, नंबर 1 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको क्या बताया था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ में एनफोर्सेबल है, ठीक है। सो आप कॉन्ट्रैक्ट लिखो या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ऑल दोस कॉन्ट्रैक्ट्स जो बने हैं और जो वैलिड है इज कॉल्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉ में एनफोर्सेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने बता चुका हूं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर रिटन इन सेक्शन नंबर 10, याद है आपको। तो वो सारी कंडीशंस जो आज हम देखने वाले हैं, वो सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट विल बी आइदर वॉइड और वॉइडेबल डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं।
इज इट क्लियर? ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि उसने सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल करने चाहिए। देखो लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट व्हिच फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10 इज कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट हमने दोनों वर्ड साथ में यूज किया था। दोनों में फर्क भी आपको मैंने बताया था कि वॉइड एग्रीमेंट वर्ड यूज हुआ मतलब वो पहले से ही वॉइड है, इट इज वॉइड ऑफ इनिशियो। वेयरएज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब वैलिड था, बट परफॉर्म होने के पहले ऐसा कुछ हुआ कि अब वो परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल में, ठीक है, मैंने आपको कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, बट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के पहले कार जल गई। तो क्वेश्चन इज, क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल है? नहीं, कार जल चुकी है। देयरफॉर दिस इज एग्जांपल ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जहां पहले वैलिड था, बाद में ऐसा कुछ हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट फिर से। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो जो कॉन्ट्रैक्ट बना था तब वैलिड था, बट परफॉर्म होने के पहले ऐसा कुछ हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। जैसे अपने एग्जांपल में कार जल गई तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। A contract which ceases to be enforceable, ceases मतलब stop, it was enforceable earlier but अब enforceable नहीं है, it has stopped to be enforceable, it has ceased to be enforceable, now it is no longer enforceable by law, becomes void। दो एग्जांपल्स दिए, दोनों एग्जांपल्स पढ़ना, आपको अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर रहा है सेक्शन 2 आई। मुझे कुछ स्टूडेंट से पूछा था कि क्या सर सेक्शंस याद करना जरूरी है? ठीक है, माय पॉइंट इज वो सेक्शंस जो मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, वो याद करें। जैसे अभी तक के पूरे एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2H आपको याद करना पड़ेगा। एग्रीमेंट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2E आपको याद करना पड़ेगा। 2E एग्रीमेंट याद है कुछ, एंड सेक्शन 10 आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे में लेक्चर्स के दौरान बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। आप नोट्स में से नोट डाउन करके रखो और उसे याद करो। मूविंग फॉरवर्ड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सी, एक बात बहुत क्लियर समझ लो क्लास, मैं हर बार ये क्लास में बोलता हूँ वॉइडेबल हमारे घर की खेती नहीं है, पहले क्लियरली समझ लो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वॉइडेबल में लॉ ऑप्शन देता है पार्टी को कि तू चाहे तो वैलिड रख या तू चाहे तो वॉइड कर दे। ये ऑप्शन हर जगह नहीं मिलता। लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन किए हुए हैं कुछ केसेस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ टर्म्स बता रहा हूँ, आगे जाके आप ये सारे वर्ड्स समझेंगे, इसके सारे एग्जांपल्स समझेंगे, बट पॉइंट समझो। जैसे चैप्टर नंबर 5 में फ्री कंसेंट चैप्टर का नाम है, उसमें लिखा है अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। मैंने आपको कोर्शन का एग्जांपल भी दिया था, जहां पे तैमूर को किडनैप किया था काई मास्टर गोगो ने, शक्ति कपूर ने, याद है क्या? ठीक है, वहां मैंने क्या बोला था कि सैफ और करीना को ऑप्शन है कि उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी 1 लाख में बेच तो दी, ठीक है, बट वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ये ऑप्शन उन्होंने खुद से नहीं लिया, ये लॉ में लिखा हुआ है कि जहां पे कोर्शन है, जहां जोर जबरदस्ती हुआ, डराया धमकाया गया, ऐसे केस में आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, ये आपके ऑप्शन में है। तो हमने क्या पढ़ा? वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जहां एग्रीव पार्टी, एग्रीव पार्टी मतलब वो पार्टी जिसके साथ में गलत हुआ है, उनको ऑप्शन दिया जाता है कि तुम चाहो तो वैलिड रखो या तुम चाहो तो वॉइड कर दो। देखते हैं, an agreement which is enforceable by law at the option, देखो यहाँ पे वर्ड है ऑप्शन of one or more parties but not at the option of other parties, मतलब एक पार्टी के ऑप्शन में दूसरी पार्टी के ऑप्शन में नहीं है। फिर से ये ऑप्शन किसको दिया जाता है सर? तो ये ऑप्शन दिया जाता है एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी वो पार्टी जिसके साथ में गलत हुआ, जैसे किडनैप किया था क्राइम मास्टर गोगो ने, ठीक है, शक्ति कपूर ने, और सैफ करीना दूसरी पार्टी थी। इन दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया था प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का। यहां हमने देखा कि गलत किसके साथ में हुआ? सैफ करीना के साथ में हुआ। सो दे आर एग्रीव पार्टी, उनके ऑप्शन में है कि इसे वैलिड रखना है कि वॉइड करना है। क्या बोलता है? अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज टू बी गुड अंटिल इट इज अवॉर्डेड बाय द पार्टी। मतलब क्या? मतलब एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपने वॉइड नहीं किया। अगर आपने वॉइड ही नहीं किया तो वैलिड ही रहेगा, और अगर आपने वॉइड कर दिया देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो याद रखना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड या वॉइड नहीं करते। मूविंग फॉरवर्ड, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर से कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी है,
बट परफॉर्म नहीं हो पा रहा। सर परफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है। तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड तो है बट कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट के कारण परफॉर्म नहीं हो पा रहे। वंस यू रिमूव दैट टेक्निकल डिफेक्ट देन कॉन्ट्रैक्ट अगेन बिकम्स एनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कोई गुड्स खरीदा और बदले में आपको पैसे दिए, एक चेक दिया, जो पैसे नहीं दिए आपको एक चेक दिया। मुझे बताओ इस केस में आपको मैंने चेक दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है बट परफॉर्म करने के लिए मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा। मैंने चेक दिया, उस चेक पे मैंने डेट नहीं डाला। होगा क्या? आप चेक जब बैंक पर डालोगे तो चेक बाउंस हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो चेक से पैसा निकल रहा है क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर डेट नहीं डाला है। यार नहीं, कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट आया उसके कारण वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, डेट डाल देंगे। डेट डाला, चेक वापस बैंक में डाला, चेक क्लियर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म। तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट परफॉर्म नहीं हो पा रहा कि कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है। वंस यू रिमूव दैट टेक्निकल डिफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विल बी अगेन एनफोर्सेबल। नेक्स्ट, वॉइड एग्रीमेंट्स और वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा है, वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। सर ये क्या है? मैं पहले से बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सर एक लिस्ट दी हुई है कि इनमें से कोई भी एग्रीमेंट किया तो लॉ का सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। दिस आर वॉइड एब इनिशियो, पहले से ही लिस्ट दी हुई है। तो अगर वो लिस्ट में से आपने कोई भी एग्रीमेंट किया इट विल बी वॉइड एब इनिशियो। मैं आपको एग्जांपल दिया था, एग्रीमेंट विद माइनर। आप माइनर के साथ में एग्रीमेंट करो, कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा ही नहीं क्योंकि पहले से लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। तो वॉइड एब इनिशियो वो है जो शुरुआत से ही लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। Agreement does not create legal consequences. It is void ab initio. That is void from the very beginning. शुरुआत से ही void है। एग्जाम्पल्स दिए। नेक्स्ट, इलीगल और अनलॉफुल एग्रीमेंट। सर इलीगल एग्रीमेंट हमने देखा था, कुछ भी आपने इलीगल किया जो इंडियन पिनल कोड सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब चोरी चकारी वाला एग्रीमेंट, किसी को मारने वाला एग्रीमेंट, फ्रॉड करने वाला एग्रीमेंट, कोई भी इमोरल एग्रीमेंट जिसको इंडिया के लॉ का सपोर्ट नहीं है, आईपीसी का सपोर्ट नहीं है, उसे बोलते हैं इलीगल एग्रीमेंट। सर हम क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ रहे तो यहाँ हम इलीगल एग्रीमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा अगर आपने इलीगल एग्रीमेंट किया और बाद में आप कोर्ट में गए कि साहब उसने परफॉर्म नहीं किया, तो हम पहले से क्लियर कर दे इलीगल एग्रीमेंट्स आर आल्सो वॉइड एब इनिशियो। दे आर आल्सो वॉइड एग्रीमेंट्स, ये भी शुरुआत से वॉइड है, तो भाई कोर्ट का आपको सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। वो चीज समझाने के लिए हमने यहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट डिफाइन किया। नाउ इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है, ये तो पहले से क्लियर हो गया। See, generally speaking, an agreement which is expressly or impliedly prohibited or forbidden by law। देखो पहला फर्क एक नॉर्मल वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट्स आर वॉइड, आपको कोर्ट का सपोर्ट नहीं है, लॉ का सपोर्ट नहीं है, इज इट क्लियर? बट अलग से फॉरबिट नहीं किया, मना नहीं किया। वेयरएज इलीगल एग्रीमेंट ने आपको स्पेसिफिकली मना किया है कि भाई ये ना चल बे, ये करने का नहीं वरना कोर्ट पनिश करेगा। याद रखना ये फॉरबिट किया हुआ है, मना किया हुआ है और इसलिए पनिशेबल भी है। यू कैन सी ये साथ साथ पनिशेबल भी है। तो वॉइड एग्रीमेंट्स जनरली लॉ ने मना नहीं किया बट इलीगल एग्रीमेंट्स लॉ ने मना किया हुआ है। Such an agreement may either be against the law of land or opposed to public policy or criminal or immoral in nature। सर ये सब क्या है? ठीक है, अलग से चैप्टर है जिसमें आप सारे पॉइंट्स समझेंगे, डील करेंगे। नेक्स्ट, the court will not enforce such agreement and also connected contracts। obviously ये enforceable by law नहीं है, void agreement से। next, all illegal agreements are void but all void agreements or contract are not illegal। very important point, ठीक है, सारे illegal agreements void है, लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। बट सर क्या सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल है? चेक कर दे, एग्रीमेंट विद माइनर वॉइड है बट क्या वो इलीगल है? नहीं। तो सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड है बट सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं है, ये पनिशेबल भी है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बार बार रिपीट कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट बनना अलग बात है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना अलग बात है। कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो पार्टीज आर स्टिल लायबल। और सामने वाले अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया ही नहीं तो सर, अगर सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो। On the basis of performance, there are four types of contract: executed, executory, unilateral, bilateral। executed मतलब दोनों पार्टी से ना परफॉर्मेंस कर चुका है, देखो wholly perform। executory मतलब अभी भी परफॉर्म करना बाकी है,
और सर बाकी किसके साइड से? वो एक के साइड से भी हो सकता है और दोनों के साइड से भी हो सकता है। देखो, पार्शियली परफॉर्म यानी एक ने परफॉर्म किया, एक ने परफॉर्म नहीं किया, या होली अनपरफॉर्म यानी दोनों पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया। इसलिए मैंने आपको सिखाया था एग्जीक्यूटरी दो टाइप के होते हैं, यूनिलैटरल और बायलैटरल। अगर यूनी यानी वन पार्टी इज येट टू बी परफॉर्म, एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो यूनिलैटरल होगा। अगर दोनों पार्टीज ने परफॉर्म नहीं किया तो ये बायलैटरल होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ राइट्स इन कॉन्ट्रैक्ट? आपको याद होगा राइट्स के लिए एक लैटिन वर्ड था जस। ऐसे लॉ में बहुत सारे लैटिन वर्ड्स हम पढ़ेंगे। इन शॉर्ट जो भी वर्ड जो आपको लॉ में समझेंगे नहीं कि ये वर्ड क्या है, वो लैटिन में रहेंगे। ठीक है, लैटिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज लैटिन इज ओल्ड इंग्लिश, तो लॉ बहुत पहले लिखे हुए हैं, तो कई सारे वर्ड्स ऐसे यूज किए उन्होंने जो ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स है। एक्सक्यूज मी। तो हमने देखा देयर आर टू राइट्स, एक है जस इन रेम, एक है जस इन पर्सोनम। जस इन रेम इज राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। मैं आपको क्या बोला था, कोई भी ओनरशिप से जुड़ा हुआ राइट है कि आप इसके ओनर हो, ये मेरा फोन है, आई हैव राइट टू एंजॉय दिस फोन अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड। कोई भी ओनरशिप से जुड़ा हुआ राइट को बोलते हैं राइट इन रेम, दिस इज अगेंस्ट एंटायर वर्ल्ड, ये चीजों को लेके होता है। वेयरएज राइट इन पर्सोनम इज राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। पूरा ये कंसेप्ट समझाया गया राइट इन पर्सोनम बताने के लिए। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था, मैं आपको फोन बेचने का एग्रीमेंट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? आपको फोन देना, जो आपका राइट है, जो आपका कंसेशन, कंसेशन इज राइट। आपका ऑब्लिगेशन क्या है? पैसा देना। ठीक है, मुझे, जो मेरा राइट है। तुम राइट के एंगल से बात करो तो मेरा ऑब्लिगेशन आपका राइट, आपका ऑब्लिगेशन मेरा राइट। इज इट क्लियर? अब आपका ऑब्लिगेशन क्या था? पैसा देना। अगर आपने पैसा नहीं दिया, अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया, तो मुझे राइट है आपके अगेंस्ट में कोर्ट में केस करने का और पैसा रिसीव करने का। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है क्लास? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, वो जब तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता, इस पार्टी को उसके साथ राइट है, उस पार्टी को इसके साथ राइट है। इज इट क्लियर? तो राइट अगेंस्ट ईच अदर, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, देयरफॉर वी से अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम। जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो अदर पार्टी के साथ में आपको राइट है कि उससे जो आपको लेना है। या कुछ वर्ड दिए हुए, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब एग्री पार्टीज ने कोर्ट में केस किया है। अब जिसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस किया उसे बोलते हैं डिफेंडेंट, वो अपने आप को डिफेंड करेगा कोर्ट में। तो जिसने केस किया उसे बोलते हैं प्लेंटिफ, जिसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस किया उसे बोलते हैं डिफेंडेंट। सिर्फ नॉलेज के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर इसका अगर आपको याद होगा तो हमने बेसिक देखा था, व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। हमने ये पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए इट शुड फॉलो और इट शुड कंप्लाई विद ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स और कंडीशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 के सारे कंडीशंस फुलफिल करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सर वो कंडीशंस क्या है वो यहाँ दिए है। सी, इस पे एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी वन। ठीक है, ये आप कभी भूलोगे नहीं बिकॉज आपको समझ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। ओके, सो व्हाट आर दोस एसेंशियल एलिमेंट्स, व्हाट आर दोस कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो दिए हुए सेक्शन 10? याद करना, वेरी सिंपल। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब क्या? ये देखो मैंने यहाँ पे रेड में लिखा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होगा जब वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब आप मुझे पूछोगे सर वैलिड ऑफर कब होगा, वैलिड एक्सेप्टेंस कब होगा? सी, एग्रीमेंट का ऑफर एक्सेप्टेंस अलग है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस अलग है। तो सर वैलिड ऑफर कब होगा, वैलिड एक्सेप्टेंस कब होगा? ठीक है, आंसर इज, ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में कि कब कब ऑफर वैलिड होता है, कब कब ऑफर एक्सेप्टेंस वैलिड होता है। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? वैलिड ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सो वैलिड ऑफर एक्सेप्टेंस कब होगा, कैसे होगा, देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। आगे बढ़े। नंबर 2, देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि बाकी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज उनके बीच में इंटेंशन नहीं होता कि उनको वो लॉ वाला कोर्ट वाला रिलेशन क्रिएट करना है। इसलिए हमने देखा था सोशल एग्रीमेंट, domestic agreement, religious agreements are not contract because there is no intention to create legal relationship. ठीक है। नंबर 3, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमने कहीं डिस्कस किया था कि दोनों ही पार्टी को बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। आप बोलोगे सर
कंसेशन वैलिड कब होगा, वॉइड कब होगा, तो ये सब कुछ हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। नंबर 4, parties should be capable to contract, parties should be competent to contract। अब सर ये क्या है, ठीक है, हम बोलते हैं अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल है, कंपटेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। अगर पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है, कंपटेंट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब एन इश्यू, शुरुआत से ही वॉइड है। इज इट क्लियर? अब सर कौन केपेबल है, कौन केपेबल नहीं है? नंबर 1 माइनर, हम बोलते हैं माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने केपेबल नहीं है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो भी कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड, इट विल बी वॉइड एब एन इश्यू, शुरुआत से ही वॉइड रहेगा। ऐसे और कुछ लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के केपेबल नहीं है, बट ये कौन कौन से हैं, ये सब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। नेक्स्ट, देयर शुड बी कंसेंसस एट आइटम, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड। देखो ये आएगा लैटिन वर्ड कंसेंसस एट आइटम। सर ये क्या होता है, ये देखेंगे हम चैप्टर नंबर 5 में। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट होना चाहिए। सर फ्री कंसेंट क्या होता है, ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में दोनों है, कंसेंसस वाला पॉइंट भी है और फ्री कंसेंट वाला पॉइंट भी है। सी मैं आपको अभी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट्स इजी इसीलिए बिकॉज इन सब पे रिस्पेक्टिव चैप्टर से आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है, पहले क्या बोला, वैलिड ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, चैप्टर नंबर 2। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, पहले से पता है अपने को। नंबर 3, लॉफुल कंसेशन होना चाहिए, चैप्टर नंबर 3। Number 4, parties should be capable to contract, chapter number 4. Number 5, there should be consensus at item, meeting of minds होना चाहिए और free consent होना चाहिए, chapter number 5. Next, lawful object होना चाहिए, ठीक है, मतलब illegal नहीं होना चाहिए। सर illegal कौन से है, कौन से नहीं है, ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। सेम वेज एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। देखो वर्ड पे फोकस करना है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ये क्या बोल रहा है, ये वो वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट की बात कर रहा है। आपको याद है मैंने क्या बताया था, वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइड एब इनिशियो, ऐसे कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए हैं जो शुरुआत से ही वॉइड है, कि ये किया तो ये वॉइड ही रहेंगे। इज इट क्लियर? इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ये शुरुआत से डिक्लेयर होगा कि ये क्या है, वॉइड। ये पूरा हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने आपको ऑफर दिया कि अगर मैं इस मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूं, अगर इसमें मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूं तो आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे क्या? इज इट क्लियर? पॉइंट समझो, यहां हम ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हैं जिसमें मुझे क्या करना है, इस मरे हुए आदमी को जिंदा करना है। क्या है प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, तो ये भी वॉइड एब इनिशियो है। तो हर वो एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है, परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, इस वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही वॉइड है। लास्ट पॉइंट, लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक लॉ में उसमें कोई स्पेसिफिक लीगल फॉर्मेलिटी है तो वो भी फुलफिल होनी चाहिए। इज इट क्लियर? देखो याद करना बहुत सिंपल है। सेक्शन 10 में लिखे हुए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हमने बोला ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड। अभी एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से याद करना बहुत सिंपल है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सबसे बेसिक पॉइंट। वैलिड ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। नंबर 3, पार्टी शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। नंबर 4, पार्टी शुड बी केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। नंबर 5, ठीक है, कंसेंट होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए और कंसेंसस फ्री होना चाहिए, चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। इलीगल, इम्पॉसिबल या एक्सप्लिसिट डिक्लेयर्ड एज वॉइड नहीं होना चाहिए, चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। ठीक है, और कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है तो वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसको लिखते कैसे वो मैं आपको कल सिखाऊंगा, पर आज मैंने पहले सेक्शन 10 भी कंप्लीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, यू कैन सी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हम कल आराम से डिस्कस करेंगे। ये और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी कल हम आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, मैंने आपके नोट्स में ही कुछ चार्ट्स भी दिए हैं आपको। ठीक है, जैसे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ था एग्रीमेंट वाला, देन एग्रीमेंट को डिफाइन करता है सेक्शन 2E, वो क्या बोलता है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। वापस से, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को डिफाइन करा सेक्शन 2E, एग्रीमेंट सेक्शन 2E बोलता है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज अ एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, वन व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड वन व्हिच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। Agreement which is enforceable by law is a contract, section 2H, commercial agreement, whereas social agreements, domestic agreement, religious agreement are not enforceable by law. देखो बैक में लिखा है, they are not contract because there is no intention to create legal relationship. Types of contract हमने देखा था, rights in a contract हमने देखा था, और लिखा है no contract creates right in personam, and end में हर चैप्टर के मैंने कुछ distinguish between दिए, distinguish between agreement and a contract,
डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन आपने पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसको लिखते कैसे वो मैं कल सिखाऊंगा। और ये पढ़ते समय अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल में मैं रोज सबके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। किसी रीजन से अगर 4-5 घंटे हो गए आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो अगेन मुझे पॉइंट आउट करो व्हाट्सएप मैसेज करके। वैसे मैं ऑन एवरेज दिन में 70-80 बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। तो बेझिझक होकर बिंदास जो मन में डाउट आए आप मुझे रेस करो। डाउट छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, ठीक है। कई बार मैं आप डाउट्स देके आपको कॉल भी करने बोलता हूँ, मुझे मुझे कॉल कर दो, बिकॉज वो व्हाट्सएप पे समझाना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ये बेसिक्स है। बेसिक्स में कुछ भी अगर आपको नहीं समझा अच्छे से तो फ्यूचर में जाके दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो अभी पढ़ते समय छोटा सा भी मन में क्वेश्चन आता है, इफ और बट, बिंदास बिना सोचे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। अपन अभी डाउट का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। उसमें 2 ग्रुप बनाए बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। प्लीज एक स्टूडेंट अगर एक ग्रुप में है दोनों ग्रुप में ऐड मत हो, 2 ग्रुप में ऐड होने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। और एक ग्रुप का डाउट तो ऐसे ही मैं सेकंड ग्रुप में पोस्ट करने वाला हूँ, और सेकंड ग्रुप का डाउट फर्स्ट ग्रुप में पोस्ट करने वाला हूँ। तो म्यूचुअल डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। और जो भी आपके मन में डाउट आता है, ठीक है, आप उसमें पूछे। सर हम लोग कंफर्टेबल नहीं है डाउट ग्रुप में पूछने का, तो ऐसा कोई डाउट है जो आप कंफर्टेबल नहीं हो ग्रुप में पूछने के लिए, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बेझिझक होकर जितने डाउट से मुझे पूछे। बस याद रखना कभी कभी मैं कोई डाउट अगर देख नहीं पाया, 1-2 दिन पीछे चले गया, तो प्लीज उसे पॉइंट आउट करें और मुझे बोले कि सर प्लीज वो डाउट सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया हुआ है। लास्ट में वर्ड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है। ये तीनों आज आपको पढ़ना है, मैं तीनों के नोट्स अभी पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तीनों आज पढ़ो, ये पूरा नोट्स आज पढ़ो। देखो फर्स्ट चैप्टर हमको अच्छे से कंप्लीट करना है, एक बार पूरा फर्स्ट चैप्टर के नोट्स पढ़ लो, और पढ़ते पढ़ते जो भी डाउट्स आते हैं मुझे वो पूछना शुरू करो, ठीक है। दिस वॉज चैप्टर नंबर 1। हमें चैप्टर नंबर 1 स्लाइड से भी कंप्लीट कर दिया सर, हमें चैप्टर नंबर 1 नोट से भी कंप्लीट कर लिया सर। अब बचे सिर्फ इसके क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस हम कल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको लॉ समझ रहा है। कोई भी दिक्कत है तो मैं अभी जिंदा हूँ, इज इट क्लियर? कोई भी दिक्कत है तो मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है। बिंदास मुझे क्वेश्चंस पूछे, मुझे डाउट पूछे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।